गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। 12वीं कक्षा भूगोल, विश्व जनसंख्या, वितरण, घनत्व और वृद्धि। पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड ग्रोथ। मानव भूगोल के अध्ययन का केंद्र बिंदु है। अतः मानव की संख्या अर्थात स्त्री पुरुषों की संख्या, उनके वितरण, घनत्व और वृद्धि को भी जानना आवश्यक होता है। किसी भी देश के निवासी ही उस देश का वास्तविक धन होता है। राष्ट्र की शक्ति उसकी जनसंख्या से होती है। पृथ्वी के 29% स्थल भाग अर्थात पर्वत, पठार, मैदान व मरुस्थल हैं। शेष 71% भाग जलमंडल है। पृथ्वी के स्थल मंडल पर लगभग 7.7 अरब लोग निवास करते हैं। विश्व का 10% भाग में 90% आबादी एवं 90% भाग में 10% आबादी निवास करती है। गोलार्ध की स्थिति पर जाकर देखें तो उत्तरी गोलार्ध में विश्व की 80% आबादी, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में केवल 20% आबादी ही निवास करती है। अर्थात जनसंख्या का वितरण विश्व में काफ़ी असमान देखने को मिलता है। विश्व में जनसंख्या का वितरण के संबंध में भूगोलवेत्ता जॉर्ज बी क्रेशी का कथन कि एशिया में बहुत स्थान ऐसे हैं जहां कम लोग निवास करते हैं और कम स्थान ऐसे हैं जहां बहुत लोग निवास करते हैं। विश्व के 10 देशों में विश्व की 60% आबादी निवास करती है, जिसमें चीन का स्थान प्रथम। यहाँ 134 करोड़, भारत जिसका स्थान द्वितीय, 121 करोड़, संयुक्त राज्य अमेरिका 30.8 करोड़, इंडोनेशिया 23.7 करोड़, ब्राज़ील 19 करोड़, पाकिस्तान 18.4 करोड़, रूस 14 करोड़, बांग्लादेश 16.4 करोड़, जापान 12.8 करोड़ और नाइजीरिया 15.8 करोड़ आबादी यहाँ निवास करती है। एशिया के 6 घने बसे देशों में चीन, भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जापान आते हैं। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के संबंध में हम कह सकते हैं कि जनसंख्या का जहां वितरण में असमानता देखी जाती है, उसके भी कुछ कारण हैं, जिनमें भौतिक कारण पहला धरातली उच्चावच। धरातली बनावट जनसंख्या को सीधे प्रभावित करती हैं। धरातली बनावट में जहां हम देखते हैं पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों का आबादी कम देखा जाता है, वहीं मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या का आबादी अधिक देखा जाता है। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान में 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। वहीं पर दक्कन के पठारी क्षेत्र में 220 व्यक्ति और हिमालय क्षेत्र में और 70 व्यक्ति और रेगिस्तानी क्षेत्रों में 18 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर औसतन निवास करते हैं। दूसरा भौतिक कारण में जलवायु। शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त मानी जाती है। यही कारण है कि कर्क रेखा के समीपवर्ती क्षेत्रों में विश्व में जनसंख्या का बसाहट
सघन देखा जाता है। वहीं पर विषुवतरेखी क्षेत्र जो अति उष्ण हैं होते हैं और शीत कटिबंधीय क्षेत्र जो अत्यधिक ठंडे होते हैं, ऐसे स्थानों पर लोग निवास करना पसंद नहीं करते, जिसके चलते इन क्षेत्रों में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व कम देखा जाता है। मिट्टी का उपजाऊपन व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान जो अनिवार्य आवश्यकताएं हैं, इनकी पूर्ति मैदानी क्षेत्रों में पूरा होती है। यही कारण है कि लोग, चाहे वह कृषि से संबंधित बातें या उद्योग संबंधी बातें जो उन्हें रोजगार के अवसर भी देते हैं, मैदानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जिसके चलते लोग इन क्षेत्रों में निवास करना पसंद करते हैं। जल पूर्ति, जल मनुष्य की अनिवार्यता है। इस दृष्टि से और जल की पूर्ति कृषि के लिए अथवा उद्योगों की स्थापना के लिए आवश्यक होता है। इस दृष्टि से लोग ऐसे जगहों पे ऐसे स्थानों पर निवास करना पसंद करते हैं जहां जल की पूर्ति आसानी से उन्हें हो सके। यही कारण है कि नदियों के किनारे सभ्यताओं का जन्म हुआ और साथ ही साथ ऐसे क्षेत्रों में बड़े बड़े शहर आज बसे हुए हैं। खनिज पदार्थ, खनिज पदार्थ की पर्याप्तता उस क्षेत्र में के औद्योगिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु होता है। खनिज पदार्थ जहां प्रचुर मात्रा में मिलते हैं, ऐसे क्षेत्रों में औद्योगिकरण बड़ा तेज़ी से होता है और इस दृष्टि से वहां रोजगार के अवसर भी लोगों को सुलभ होता है। इसलिए ऐसे क्षेत्रों में जहां खनिज पदार्थ पर्याप्त प्राप्त होते हैं, लोगों की आबादी घनी देखी जाती है। इसके पश्चात आता है मानवीय कारक। मानवीय कारक में पहला नगरीकरण। विश्व की 20% जनसंख्या 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगरों में निवास करती है। आज गांव से लोग शहर की ओर भाग रहे हैं। उसका प्रमुख उद्देश्य व्यवसाय, रोजगार के अवसर, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारी सुविधाएं नगरीय क्षेत्रों में होने के वजह से लोग गांव से शहर में रहना पसंद करते हैं और इसी नगरीकरण की वजह से नगरों में जनसंख्या का घनत्व दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। परिवहन के साधनों का विकास। परिवहन के साधनों के द्वारा एक स्थान दूसरे स्थान से आसानी से जुड़ जाता है। आज ग्रामीण क्षेत्रों को जो है शहरी क्षेत्रों से यही परिवहन के साधन जोड़ते हैं। यही कारण है कि शहर के समीपवर्ती गांवों में भी आबादी आज घनी देखी जाती है। परिवहन के साधन हमारे समय की बचत के साथ साथ हमें रोजगार के अवसरों को जो है सुलभ कराता है। इस दृष्टि से परिवहन के साधन जिन क्षेत्रों में विकसित है, ऐसे क्षेत्रों में लोग रहना पसंद करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी हम जा कर के देखते हैं तो लोग सड़क के किनारे आवास बनाना पसंद करते हैं ताकि उन्हें आने जाने में सहूलियत हो। औद्योगिकरण। किसी भी स्थान का औद्योगिकरण जब होता है, उद्योगों की स्थापनाएं होती हैं, बहुत सारे उद्योग स्थापित होते हैं, तो ऐसे जगहों पर लोगों को रोजगार के अवसर मिलते हैं और लोग उस स्थान की ओर दौड़ते हैं। पश्चिमी बंगाल में 722 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, नीदरलैंड में 342 व्यक्ति, बेल्जियम में 322 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं, जिसका कारण वहाँ औद्योगिकरण का विकास ही है। सामाजिक व धार्मिक मान्यताएं। सामाजिक मान्यताएं कि लड़का की प्राप्ति वंश वृद्धि के लिए आवश्यक मानते हैं। ऐसी रूढ़वादी परंपरा के चलते जनसंख्या का वृद्धि उस क्षेत्र में अधिक होता है, स्वभावतः जनसंख्या का घनत्व भी बढ़ता है। वहीं धार्मिक केंद्रों की स्थापना जिन क्षेत्रों में होती है, धार्मिक केंद्र
जहाँ प्रतिष्ठा पाते हैं उस स्थान का महत्व बढ़ते जाता है। तो लोग ऐसे स्थानों पर कुछ रोजगार, संबंधित रोजगार के लिए और कुछ उस स्थान की पवित्रता के लिए ऐसे स्थानों में जा कर के बसना पसंद करते हैं। फलस्वरूप जनसंख्या का घनत्व अधिक देखा जाता है। कृषि का विकास, जहाँ कृषि का विकास होता है, आज पुराने समय में जो घास की पेटियाँ थी, जिनमें स्टेपी, प्रेरी, डाउन्स क्षेत्र आदि घास की पेटियाँ जो समतल तो थे लेकिन घास पेटियों के रूप में थे, आज उन क्षेत्रों का औद्योगिकरण हो गया है। आज औद्योगिक दृष्टि से इन क्षेत्रों में कृषि कार्य बहुतायत से की जाती है। यूरोप के स्टेपी, उत्तरी अमेरिका के प्रेरी और ऑस्ट्रेलिया के डाउन क्षेत्र जो नदी घाटियों के रूप में आज कृषि के दृष्टि से काफ़ी उन्नत हैं। ऐतिहासिक कारण, कुछ ऐतिहासिक दृष्टि से अपन देखें तो कुछ ऐसे युद्ध और अशांत क्षेत्र जो होते हैं, ऐसे क्षेत्रों में लोग बसना पसंद नहीं करते। लेकिन कुछ ऐसी सभ्यताएं नदी घाटियों में जो विकसित हुई ऐतिहासिक दृष्टि से, आज भी वह सघन आबादी वाले क्षेत्र के रूप में देखी जाती है। राजनीतिक कारण, राजनीतिक कारण में ऐसे क्षेत्रों में लोग रहना पसंद नहीं करते जो अशांत क्षेत्र हैं। सुविधा असुविधा को ध्यान में रखते हुए जिन क्षेत्रों में कुछ अशांति वाला क्षेत्र घोषित होते हैं, ऐसे क्षेत्रों में लोग अपने को असुरक्षित पाते हैं और वहाँ आबादी नगण्य देखी जाती है। सरकार की नीतियाँ, सरकार की नीतियों के अंतर्गत अप्रवास नीति कि किसी स्थान से रोजगार के अवसर न होने की वजह से लोग दूसरे क्षेत्र में प्रवास करते हैं और वहाँ जा कर के बस जाते हैं। तो उन क्षेत्रों में आबादी घनी हो जाती है। लेकिन जिस क्षेत्र से व्यक्ति रोजगार के ढूंढने के लिए स्थान बदलते हैं, ऐसे क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व कम हो जाता है। तो सरकार इस क्षेत्र में जो नीतियाँ अपनाती है वह भी एक प्रभावी कारक के रूप में देखा जाता है। इसके पश्चात जनसंख्या का घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी, किसी निश्चित भूभाग पर क्षेत्रफल एवं उसमें बसे हुए लोगों की संख्या का अनुपात को हम जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। अर्थात किसी स्थान पर रहने वाले व्यक्ति और जितने स्थान पर लोग रहते हैं उसका क्षेत्रफल, ये दोनों का जो है आकलन करके जनसंख्या का घनत्व प्राप्त किया जाता है। विश्व में जनसंख्या के घनत्व के दृष्टि से इसे 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला वर्ग है उच्च घनत्व वाले प्रदेश। उच्च घनत्व वाले प्रदेश जहां आबादी प्रति वर्ग किलोमीटर 200 से अधिक जनसंख्या निवास करती है, ऐसे क्षेत्रों को उच्च घनत्व वाले प्रदेश के अंतर्गत लेते हैं। जिसमें पहला आता है कृषि प्रधान। चीन, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यांमार, जावा और जापान ऐसे क्षेत्र हैं जो कृषि के दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और यहाँ जनसंख्या अधिक देखी जाती है। जनसंख्या यहाँ अधिक मिलने का कारण यहाँ उष्णार्द्र जलवायु, उपजाऊ भूमि, सिंचाई साधनों की उपलब्धता, चावल का सर्वाधिक उत्पादन और जापान जैसे देशों के लिए विकसित मत्स्य व्यवसाय व औद्योगिकरण, ये ऐसे बिंदु हैं जो जनसंख्या को आकृष्ट करते हैं अपनी ओर और ऐसे क्षेत्रों में लोग बसना पसंद करते हैं। दूसरा आता है औद्योगिक प्रदेश। पश्चिमी व मध्यवर्ती यूरोप, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी क्षेत्र, ये औद्योगिक दृष्टि से विकसित हैं। इसी तरह से यहाँ प्रति व्यक्ति 200 से अधिक
प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। इंग्लैंड, जर्मनी का रूर घाटी क्षेत्र, इटली का पो बेसिन, फ्रांस का एरिश बेसिन, रूस मॉस्को का यूक्रेन क्षेत्र, उत्तरी व मध्य अमेरिका का अटलांटिक तट, सेंट लॉरेंस नदी घाटी, महान झीलों का प्रदेश, ये सभी सघन आबादी वाले क्षेत्र हैं जहां जनसंख्या का घनत्व अधिक होने के कुछ कारण हैं, जिनमें शीतोष्ण स्वास्थ्यवर्धक जलवायु, वाणिज्य एवं व्यापार की प्रगति, उन्नत परिवहन व्यवस्था, उन्नत मिश्रित कृषि, खनिज पदार्थों की प्रचुरता, सागर तटीय स्थिति, वैज्ञानिक तथा तकनीकी ज्ञान, नगरीकरण और लोगों का उच्च जीवन स्तर महत्वाकांक्षा का होना है। दूसरा, घनत्व के दृष्टि से मध्यम घनत्व वाले, जहां की आबादी औसतन 50 से 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करती है, जिसके अंतर्गत म्यांमार, थाईलैंड, कंपूचिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, अफ्रीका का उत्तरी भाग, यूरोप में डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, सोवियत बल्कान प्रायद्वीप, संयुक्त राज्य अमेरिका का मध्य व पश्चिमी भाग, ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी तट, ये क्षेत्र मध्यम घनत्व वाले क्षेत्र हैं। मध्यम जनसंख्या का यहाँ पाए जाने का कारण जलवायु न अनुकूल और न प्रतिकूल। जहाँ अनुकूल जलवायु मिलती है वहाँ सघन आबादी देखा जाता है, लेकिन यहाँ मध्यम प्रकार की स्थिति मिलती है, न जलवायु अनुकूल है न प्रतिकूल। विस्तृत कृषि, यहाँ कृषि जो है विस्तृत की जाती है। औद्योगिक कृषि के दृष्टि से यह महत्वपूर्ण एरिया नहीं है, क्षेत्र नहीं है। इसी तरह से पशुपालन एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है इन क्षेत्रों का, और इसमें अनेक क्षेत्र पठारी और पर्वतीय हैं, जिसके चलते यहाँ जनसंख्या का घनत्व मध्यम पाया जाता है। तीसरा है न्यून या कम घनत्व वाले प्रदेश। इस क्षेत्र में पर्वतीय, मरुस्थली, वनाच्छादित उष्ण प्रदेश, टुंड्रा साइबेरिया प्रदेश, जहाँ 10 से कम जनसंख्या का घनत्व भी कई स्थानों पर मिलता है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ लगभग 50 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि के संबंध में जनसंख्या वृद्धि से आशय किसी क्षेत्र में निश्चित अवधि में बसे लोगों की संख्या में परिवर्तन से है, अर्थात जिसमें घनात्मक और ऋणात्मक वृद्धि हो सकती है। जनसंख्या का घटना या बढ़ना। धनात्मक वृद्धि क्या है? जब दो समय अंतराल के बीच जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो या अन्य देशों से स्थायी रूप से लोग उस देश में प्रवास कर जाएं, तो इसे धनात्मक वृद्धि जनसंख्या का कहते हैं। जनसंख्या का ऋणात्मक वृद्धि, जब दो समय अंतराल के बीच जन्म दर से मृत्यु दर अधिक हो जाए या किसी देश का स्थायी तौर पर जनसंख्या पलायन कर जाए, तो ऐसे वृद्धि को ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं। इसमें जनसंख्या पहले से कम हो जाती है। जनसंख्या वृद्धि 2001 में विश्व की जनसंख्या 622 करोड़ थी, वहीं 2011 जनगणना अनुसार 704 करोड़ हो गई। 82 करोड़ जनसंख्या में वृद्धि एक दशक में हुई।
जनसंख्या वृद्धि दर, प्रति वर्ष जनसंख्या में होने वाली वृद्धि जिसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाए तो जनसंख्या वृद्धि दर कहलाता है। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि किसी क्षेत्र में दो समय अंतरालों में जन्म मृत्यु के अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या को प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। इसे प्राप्त करने के लिए सूत्र है जन्म ऋण मृत्यु बराबर प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि जन्म ऋण मृत्यु एवं प्रवास उत्प्रवास बराबर वास्तविक जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या परिवर्तन के घटक, जनसंख्या में जो परिवर्तन होता है तो वो उसके कुछ बिंदु हैं, जिसमें पहला आता है जन्म दर। जन्म दर प्रति हजार में आकलन किया जाता है। प्रति हजार जनसंख्या में जन्म दर का आकलन किया जाता है। भारत में 2011 में 20.97 जन्म दर था। मृत्यु दर, मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा, इसमें मृत्यु दर जो निकाला जाता है वो औसत आयु के आधार पर निकाला जाता है। औसत आयु, जिसमें शिशु मृत्यु दर जो है वो देखा जाता है। इसके बाद में प्रवास, प्रवास हम कहते हैं उद्गम, जहाँ से लोग गमन करते हैं, गंतव्य जहाँ लोग पहुंचकर रहते हैं। प्रवास में उद्गम और गंतव्य ये दो बातें होती हैं कि उद्गम जहाँ से लोग गमन करते हैं माने स्थान छोड़ते हैं, और गंतव्य जहाँ लोग जा कर के निवास करते हैं। तो ये प्रवास के अंतर्गत दो बिंदु हैं, उद्गम और गंतव्य। उत्प्रवास, जब व्यक्ति नए स्थान पर जाते हैं, एक स्थान छोड़ करके नए स्थान पर निवास करने के लिए जाते हैं तो उसको उत्प्रवास कहते हैं। वहाँ जा करके बसना उसको अप्रवास कहते हैं। उत्प्रवास, जब व्यक्ति अपने मूल स्थान को छोड़कर चले जाते हैं तो उसको उत्प्रवास कहते हैं। अप्रवास, जब व्यक्ति नए स्थान पर जाते हैं अब जा कर के बसते हैं। उत्प्रवास, जब व्यक्ति अपने मूल स्थान को छोड़कर चले जाते हैं तो उत्प्रवास कहलाता है। प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक, प्रतिकर्ष कारक, माने किसी स्थान से व्यक्ति उस स्थान को छोड़ करके चले जाते हैं, प्रतिकर्ष कारक, तो उसमें आता है बेरोजगारी, रहन सहन का स्तर में गिरावट, राजनैतिक अशांति, प्राकृतिक विपदा, महामारी, प्रतिकूल जलवायु, सामाजिक व आर्थिक पिछड़ेपन के कारण। ये सभी कारणों से व्यक्ति उद्गम छोड़कर गंतव्य को जाते हैं, जिसे प्रतिकर्ष कहा जाता है। जनसंख्या का प्रतिकर्ष। अपकर्ष कारक, अब व्यक्ति गंतव्य जो है को जाते हैं उद्गम छोड़ करके, तो दूसरे स्थान पर जहाँ गंतव्य को जाते हैं वहाँ जा कर के रहते हैं। अपकर्ष कारक, उसके कारण क्या है? तो यहाँ रोजगार के अवसर अधिक मिलते हैं, स्वास्थ्य शिक्षा का अवसर होता है, स्थायी जीवन की संभावना होती है, संपत्ति की सुरक्षा हो। ऐसे स्थानों पर व्यक्ति जा कर के बसना पसंद करते हैं। ऐसे गंतव्य स्थान में बसना जो है अपकर्ष कहलाता है। इसे जनसंख्या का अपकर्ष कहते हैं। प्रवास के प्रकार, प्रवास के प्रकार स्थान के आधार पर, स्थान के आधार पर प्रवास के प्रकार, पहला स्थानीय, दूसरा अंतर्राज्यीय, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय, चौथा अंतर्महाद्वीपीय। ये स्थानीय से मतलब है कि एक स्थान पर गांव में ही
एक स्थान छोड़ करके दूसरे स्थान पर व्यक्ति जा कर के बसता है। शहर में भी एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में जा कर के बसना, ये स्थानीय। अंतर्राज्यीय, एक राज्य से दूसरे राज्य में जा कर के बसना। अंतर्राष्ट्रीय, एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में जा कर के बसना। और अंतर्महाद्वीपीय प्रवास, जिसमें एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जा कर के बसना। इसके पश्चात प्रवास के प्रकार में समय के आधार पर दैनिक, मौसमी और स्थायी प्रवास। दैनिक प्रवास, कुछ समय के लिए एक स्थान से रोजगार के कारण व्यक्ति एक स्थान से 12 घंटे के लिए प्रवास कर जाता है। वो एक शहर से दूसरे शहर में चले जाता है रोजगार के लिए और पुनः अपने स्थान पर आ जाता है, जिसे अपन दैनिक प्रवास कहते हैं। मौसमी प्रवास में जैसे अत्यधिक ठंड के कारण ठंडे स्थानों को छोड़ करके लोग दक्षिण की ओर सरक जाते हैं, विषुवतरेखीय प्रदेश की ओर, या वहीं पर सूखे की स्थिति से बचने के लिए कृषि क्षेत्र, नदी घाटियों की ओर लोग कुछ दिनों के लिए आ जाते हैं, उस गर्मी के मौसम के कटते तक के लिए। तो ऐसे प्रवास को हम मौसमी प्रवास कहते हैं। स्थायी प्रवास वो है जिसमें व्यक्ति एक स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर स्थायी तौर पर प्रवास माने निवास करता है, जिसे स्थायी प्रवास कहते हैं। संख्या के आधार पर, संख्या में पहला एकल, दूसरा अल्पसंख्यक और तीसरा बहुसंख्यक। एकल, परिवार का एक व्यक्ति रोजगार के लिए कहीं चले जाता है तो उसको एकल प्रवास कहते हैं। दूसरा अल्पसंख्यक, अपने परिवार के साथ व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करता है तो उसको अल्पसंख्यक प्रवास के रूप में लेते हैं। और तीसरा बहुसंख्यक, इसमें बहुत बड़ी संख्या में मजदूर जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान में पलायन करते हैं, तो ऐसे प्रवास को बहुसंख्यक प्रवास के अंतर्गत लेते हैं। विभिन्न दशकों में जनसंख्या का वृद्धि करोड़ में दिया गया है। जैसे वर्ष 1650 में विश्व में जनसंख्या जो था 50 करोड़ था। 1650 के बाद 1750 में ये 72 करोड़ हो गया। 1800 में 93 करोड़, 1850 में 133 करोड़, 1900 में 166 करोड़, 1950 में 251 करोड़, 1960 में 300 करोड़, 1970 में 365 करोड़, 1980 में 440 करोड़, 1990 में 529 करोड़, 2001 में 600 करोड़ और 2011 में 699 करोड़। इस तरह से जनसंख्या में प्रत्येक दशक में जो है वृद्धि हुई है, जिसका आंकड़ा यहाँ दिया गया है। विगत वर्षों में जनसंख्या वृद्धि दर के निम्नलिखित कारण हैं। ये जो दशक में जनसंख्या का वृद्धि जो हुआ उसके लिए कुछ कारक प्रभावी रहे। इन कारकों में पहला कृषि, जनसंख्या वृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारण कृषि, जहाँ प्रत्येक दशक में तेज़ी से जनसंख्या में वृद्धि हुई। इसका कारण वैज्ञानिक कृषि में तकनीकी का उपयोग किए जाने के चलते भूखमरी व अकाल की समस्या का उन्मूलन हो गया। वहीं दूसरा बिंदु के रूप में लेते हैं औद्योगिकरण। तेज़ी से औद्योगिकरण जो हुआ है वह भी जनसंख्या वृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारक है। तीसरा विज्ञान का विकास। विज्ञान का विकास हो जाने से जहाँ बीमारी में रोकथाम हुआ वहीं पर मृत्यु दर जो है वो घटा। जन्म दर यथास्थिति रहा और मृत्यु दर घटा, जिसके वजह से जनसंख्या तेज़ी से बढ़ी। चौथा बिंदु परिवहन का विकास। परिवहन के साधनों के विकास हो जाने से जहाँ नगरीकरण और औद्योगिकरण को बढ़ावा मिला, वहीं जनसंख्या वृद्धि का भी कारण एक बना।
पोषण आहार की सुलभता। पोषण आहार दीर्घायु व्यक्ति के लिए होता है। इस दृष्टि में हम देखते हैं कि जहाँ मृत्यु दर घटने की बात होती है, कुपोषण की वजह से मृत्यु होने वाली मृत्यु पर रोक लगना और स्वस्थ स्वास्थ्य की वजह से जनसंख्या वृद्धि बहुत तेज़ी से हुई। विश्व जनसंख्या के दुगना होने की अवधि जो है, इसमें जनसंख्या वृद्धि की असमानता को 3 वर्गों में रखा गया है। विश्व जनसंख्या के दुगना होने की अवधि जो है, इसको अध्ययन के दृष्टि से 3 वर्गों में रखा गया कि जनसंख्या वृद्धि में असमानता जो है आप देखते हैं तो पहला आता है उनमें विकसित देश, दूसरा विकासशील देश और तीसरा अल्प विकसित देश। विकसित देश में औद्योगिकरण, अन्य सुविधाएं पर्याप्तता के बावजूद जनसंख्या वृद्धि दर विकसित देशों में उतना नहीं है जितना विकासशील देशों में। वहीं अल्प विकसित देशों में कुपोषण के शिकार हो जाने के चलते मृत्यु दर बढ़ जाने की वजह से जनसंख्या का वृद्धि जो है रुक जाता है, उस स्तर पर नहीं देखा जाता। इसी तरह से जनसंख्या परिवर्तन के स्थानीय प्रारूप। विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि अधिक, विकसित देशों में कम और अविकसित देशों में कम देखा जाता है, जिसके अनेक कारण हैं। नंबर 1, बेरोजगारी। बेरोजगारी किसी देश में जनसंख्या वृद्धि को किस रूप में प्रभावित करता है? तो जहाँ प्रति व्यक्ति आय कम होता है, वहीं पर स्वास्थ्य पर जो है उनको कुपोषण के शिकार होते हैं, जिसके चलते मृत्यु दर बढ़ता है। और इस दृष्टि से बेरोजगारी जो है वो अविकसित देशों की जनसंख्या को प्रभावित करता है। जीवन स्तर में गिरावट दूसरा बिंदु है, जीवन स्तर में गिरावट। तीसरा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव। चौथा, नगरों में गंदी बस्तियों की उत्पत्ति। पांचवा, वायु, जल व ध्वनि प्रदूषण। छठवां, कृषि भूमि पर दबाव। सातवां, प्राकृतिक संसाधनों का तीव्रता से शोषण। और आठवां, प्रति व्यक्ति कम आय। ये सारे कारण जो है जनसंख्या वृद्धि में समस्याएं हैं, जो तेज़ी से बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए उत्तरदायी हैं, तो वहीं पर जनसंख्या ह्रास का भी कारण बनते हैं। रोकथाम। अब जनसंख्या वृद्धि रोकथाम, इसके क्या प्रयास हो सकते हैं रोकने के लिए? तो नंबर 1 आता है परिवार नियोजन का महत्व लोगों को समझाना। दूसरा, रूढ़िवादी विचारधारा में बदलाव और इस हेतु शिक्षा का प्रसार। तीसरा, कृषि और औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाना, जिससे प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो सके, जीवन स्तर में सुधार हो सके। चौथा, जनसंख्या स्थानांतरण पर रोक। ये तभी संभव है जब लोगों को अपने ही स्थान पर रोजगार के अवसर सुलभ हो सकेंगे। नंबर 5, जनसंख्या के प्रादेशिक असमानता को दूर करना। जहां जनसंख्या का दबाव किसी स्थान पर या नगर पर बढ़ता है, तो सारी सुविधाएं उस क्षेत्र में जो होती हैं वो अपर्याप्त हो जाती हैं। ऐसी स्थिति को ना आए, इसके लिए हमें जनसंख्या के प्रादेशिक असमानता को दूर करने का प्रयास करना होगा।